हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट जो चैप्टर है ना, आज हम लोग वन शॉट में उसको कवर कर लेते हैं। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। कोई ऐसा मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते कि बहुत कॉम्प्लेक्स जो है, बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ऐसा जो हमें इजीली समझ में नहीं आता है। वो सारी की सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मनी जो है किस तरीके से एक इम्पोर्टेंस ऑफ मनी देख सकते हैं आप लोग कि भाई किस तरह से मनी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे। साथ ही साथ में हम जो क्रेडिट यानी लोन किस तरीके से क्या है वो पूरा हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे कि जब मनी नहीं था तो उस तरीके से क्या लोग आपस में लेन देन नहीं करते थे, या हमने कहा मनी जब आ गया, अभी हमारे यहाँ पे जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप जो है आपके पास में पैसा है, मान लीजिए पैसा है तो आपको जो चीज खरीदनी होती है आप यहाँ से मतलब मान लो कि आपको हमने कहा क्लोथ्स खरीदने, ठीक है, तो आपके पास अगर मनी है तो आप आराम से मनी देंगे उसको, उसके बदले वो आपको क्या देगा, क्लोथ्स दे देगा कोई भी आदमी, ठीक है। अगर मान लो कि आपको शूज खरीदने तो आप क्या करोगे, इसको मनी दोगे, उसके बदले वो आपको शूज दे देगा। तो यानी कि आप क्या दोगे कि आप जो है किसी भी चीज को खरीद सकते हो मनी से, कोई भी चीज बेच सकते हो मनी के बदले। तो ये जो हमने कहा है मनी जो है हमारे क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कोई भी चीज खरीदने या बेचने के लिए हमें क्या है, बीच में जो हमारे लिए एक है मीडियम है वो हमारे पास में मनी है। ये तो हम आज की बात कर रहे हैं कि हम पैसा दिया, आपको चॉकलेट खरीदनी है, आइसक्रीम खरीदनी है, खाना खरीदना है, कपड़े खरीदने, जूते खरीदना, आप पैसे देते हैं और खरीद लेते हैं। लेकिन एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि आज से पहले जब अर्ली एजेस थी, अर्ली एजेस की अगर हम बात करें तो उस टाइम में एक्सचेंज का मीडियम क्या था, एक्सचेंज कैसे होते थे। पहले भी तो लोग चीजें खरीदते थे ना, हालांकि इस तरीके की चीजें नहीं होती होगी बट पहले भी एक्सचेंज तो होता ही था चीजों का। तो किस तरीके से होता था, तो अगर हम लोग जब हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री में मतलब पुराने टाइम में मनी से पहले चीजें किस तरीके से होती थी वो भी हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो एक दिमाग लगाने वाले होते कि पहले के लोग भी तो खरीदते बेचते थे ही ना चीजों को, फिर वो कैसे होती थी। तो पहले के लोग क्या करते थे, वहां पे एक सिस्टम था, वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि चीजों को एक्सचेंज कर लेना। मतलब मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है, ये एक आदमी है इसका नाम ए है और एक आदमी है उसका नाम बी है। मान लो इस आदमी ए के पास में जो है, इसके पास में जो है वीट है, ठीक है, और सामने वाला जो आदमी है बी, इसके पास में घी है, ठीक है। तो इसने कहा कि भैया मुझे घी की जरूरत है और उसने कहा मुझे वीट की जरूरत है। तो ये लोग क्या करते थे, आपस में एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर लेते थे। वो वीट दे देगा और उसको घी दे देगा। कोई भी कमोडिटीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। मान लो यहाँ पे इसके पास में जो हमने कहा कि इस वीट है, घी है, इधर के मान लो कि पल्सेस हैं, इसके पास में हमने मान लिया कि इधर राइस है। कोई भी चीजें ऐसी है कि आपस में उनको चीजें चाहिए होती, तो पहले क्या होते, एक चीज देके दूसरी चीजों को वो लोग उससे ले लेते थे। तो इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था, जिसमें एक्सचेंज कैसे करते थे कि भाई मेरी चीज तुम ले लो, तुम्हारी चीज मैं ले लेता हूँ। तो उस चीज को जो हम कहेंगे वो होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर चीजें मतलब हम चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में। कि ए ने बोला कि भैया मेरे को वीट बेचना है लेकिन मुझे घी की जरूरत है, उसने बोला हाँ मुझे भी वीट खरीदना है तो तुम मेरे से घी ले लो और मुझे वीट दे दो। तो ये जो सिस्टम था जिसमें चीजों को एक्सचेंज किया जाता था उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। चीजों का लेन देन हम जो किस तरीके से करते हैं, चीजों को एक्सचेंज करके। अब देखो क्या है, बार्टर सिस्टम बढ़िया चल रहा था ना, फिर तो अभी बार्टर सिस्टम चलना चाहिए था। लेकिन बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस की तरफ अगर आप जाओगे ना कि भैया बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, तो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस की तरफ जाते हो ना, वहां पे चाहिए हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिट है कि भैया अगर दोनों को ही सेम चीज, मान लो इसके पास वीट है उसके पास घी है, ये वीट जो ये आदमी है वीट, इसको घी चाहिए, वीट ये ए है, उसने कहा मुझे घी की जरूरत है, प्लीज आप मुझे घी दे दो। वो बोले मैं घी तो बेचना चाहता हूँ लेकिन मुझे वीट नहीं चाहिए ना, मुझे तो राइस चाहिए इसके बदले, तो मैं घी अपना उस आदमी को दूंगा जिसके पास में राइस होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों आदमी चाहे ए और बी दोनों को अगर सेम चीजों की जरूरत होगी तभी वो चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं ना। अब मान लो इसने बोला मेरे घर पे तो बहुत सारा गेहूं पड़ा है, मैं गेहूं तुमसे क्यों खरीदूंगा, तो उस केस में इन दोनों के बीच में क्या लेन देन हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं होगा। वो ऐसे आदमी को ढूंढेगा जिसको राइस की जरूरत हो,
या हमने कहा कि यहाँ पे वीट वाले को ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास घी भी हो और उसको वीट भी चाहिए हो। तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस जो ऑफ वांट्स है कि यानी कि दोनों को सेम चीजों की जरूरत होनी चाहिए तभी एक्सचेंज हो सकता है, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं हो सकता। ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई आपको कि बार्टर सिस्टम पहले हुआ करता था, लोग चीजों का लेन देन अदली बदली चीजों को कर लेते थे और ले लेते थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता था, दोनों को सेम चीज जरूरत होगी तो ही उनके बीच में लेन देन होगा, अदरवाइज उनके बीच में कोई लेन देन नहीं होगा। तो ये सब चीजें तो अभी तो हमारे पास में है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम चाहे तो वीट भी खरीद सकते हैं, हम चाहे तो गेहूं भी, हम राइस खरीद सकते हैं, हम घी खरीद सकते हैं, XYZ हम सब चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या मनी है। और यहाँ पे क्या था कि उनके डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है कि तुम्हें ये चीज चाहिए तभी ये चीजें एक्सचेंज आपस में हो सकती है। तो ये यहाँ पे सिस्टम चल रहा था। तो हमने कहा जब हमने मनी को क्या मान रखा है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम उसके बदले गाड़ी भी खरीद सकते हैं, फ्रूट्स भी खरीद सकते हैं, मकान भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि अब हमने कहा कि हमारे पास में पैसा इस चीज में भी रह सकता है, हम उसको उससे बहुत सारे घर वर सब कुछ खरीद सकते हैं, हम अपने पैसे को इकट्ठा करके भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। अब एक चीज ध्यान रखना कि मनी इज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है। मनी इज अ वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस। इट हेल्प्स पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। अब मनी, अब बार्टर सिस्टम में मैंने क्या बताया आपको, क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर दोनों को जरूरत होगी तभी उनमें बीच में जो है एक्सचेंज हो पाएगा। बट अगर बस मनी है, अब अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप जो चीज चाहें वो आप खुद खरीद सकते हैं। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा अगले आदमी को वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने कहा सभी लोगों ने मनी को एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उसमें बार्टर सिस्टम जैसे कोई लिमिटेशन नहीं होती है। सभी लोग जो है मनी के बदले आपको कोई भी चीज देंगे, कोई ये चीज नहीं कह सकता नहीं ये वाला जो है नोट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग ये मनी एक्सचेंज करके आपको कोई चीज नहीं दे सकते। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई। लेकिन बार्टर सिस्टम में तो क्या लिमिटेशंस थी, अगर दोनों को हो तभी खरीद सकते हो, अदरवाइज आप नहीं खरीद सकते। बार्टर क्या है, इट इन्वॉल्व्स डायरेक्टली एक्सचेंजिंग वन गुड फॉर अनदर विदाउट यूजिंग मनी। इसके अंदर क्या है कि आप बिना मनी का यूज करे भी चीजों का लेन देन कर सकते थे। अब मैंने कहा लिमिटेशन क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। फॉर अ बार्टर to happen both parties must want what the other has which makes exchanges difficult। अब इसमें यही हो रहा था, वीट वाला बोल रहा है मुझे घी चाहिए बट घी वाला बोल रहा है मुझे राइस चाहिए, तो अब इन दोनों के बीच में लेन देन नहीं हुआ ना, क्योंकि उसमें डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ में मनी के बदले आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है डबल कोइंसिडेंस में ये चीज तो होती है कि बोथ पार्टीज जो है एग्री होनी चाहिए, ये चीज हो सकती है। अब यहाँ के क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज देखना, अभी अपने पास में पैसा है, ठीक है, मान लो अपने पास मनी बहुत ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने घर में उसको सेव करके रख सकते हैं, अपन उनको बैंक्स में जमा करा सकते हैं, ठीक है, उससे हम कोई भी एसेट्स खरीद सकते हैं, ये सब चीज कर सकते हो ना। लेकिन जो पहले ये चीजें होती थी, जब मनी नहीं होता तो चीजें ही लेन देन होता था ना, तो आपका मतलब ये होता था कि कोई आदमी पैसे वाला या नहीं होता था, तो उस केस में क्योंकि जो भी चीजें लेन देन हो रहा है ना, आपके पास में कोई वेल्थ तो आ ही नहीं रही है, तो उस केस में ये चीजें होती थी कि पैसे को या इनको आप सेव करके नहीं रख सकते हो। चीजें तो टाइम के साथ में खराब होती जाएगी, चीजें तो यूज हो जाएगी, कहीं पे भी आप जो है पैसा सेव करके रख पा रहे हैं, आपका कुछ भी वेल्थ है उसको सेव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे थे, तो ये सारी सारी थी। अब यानी या क्या होता है, जैसे कि इन डिविजिबल गुड्स होते हैं, अब हमने क्या बार्टर सिस्टम है, आपस में एक दूसरे से अपन को क्या करना है, उनको कनेक्ट करना है। तो उस केस में क्या होगा कि अब कई सारी ऐसी चीजें जिनको आप बांट ही नहीं सकते, तोड़ ही नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे काऊ है, अब उसको किस तरीके से आप करोगे, वो तो एक ही आदमी के साथ में पूरी जा सकती है ना। अभी मनी है, 50 रुपए की चीज भी खरीद सकते हो, 1000 रुपए की चीज खरीद सकते हो, बट एक काऊ के बदले आप कैसे खरीदोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें टुकड़े तो हो नहीं सकते कि उसके पैर इतने रुपए के, पूरी काऊ ही जाएगी ना। तो उस केस में ऐसे बहुत सारे गुड्स थे जो अनडिविजिबल होते हैं। स्टोरेज प्रॉब्लम्स होती है कि आप गुड्स को बहुत लंबे टाइम तक तो भैया स्टोर करके रख ही नहीं सकते, तो ये सारी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती थी किसमें, जब हम डबल कोइंसिडेंस उसकी बात करते हैं कि जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता था उस केस के अंदर। अब चलिए देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ करेंसी या हमने फॉर्म्स ऑफ मनी। अब देखो क्या है, अभी हम लोगों के यहाँ पे आप कॉइन्स के रूप में मनी देख रहे हो, नोट्स के रूप में मनी देख रहे हो, डेबिट कार्ड
कार्ड्स के रूप में मनी देख रहे हो, चेक्स के फॉर्म में मनी देख रहे हो, बहुत तरीके से आप मनी देख रहे हो। लेकिन हमने कहा जब एक एंशिएंट टाइम था, पुराना टाइम था, उस टाइम में किस तरह की जो है करेंसी चला करती थी वो हम लोग देख लेते हैं। तो जब एंशिएंट पीरियड की हम लोग बात करते हैं ना, उस टाइम में सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, हमने कहा कॉपर कॉइन्स, ये सारे सारे प्रीशियस मेटल से बने हुए कॉइन्स चला करते थे। अब हमने कहा एंशिएंट पीरियड की जब हम बात करोगे तो एंशिएंट पीरियड में तो ग्रेन्स और कैटल्स के रूप में लोग क्या करते थे, मनी या हमने कहा वेल्थ को कर, जिसके पास में ज्यादा कैटल्स है वो ज्यादा पैसे वाला होता है, जिसके पास में बहुत ज्यादा ग्रेन्स होते थे वो ज्यादा पैसे वाले होते थे। फिर मिडिवल पीरियड आया, ठीक है, मिडिवल पीरियड में जब आए तो हमने कहा कॉइन्स बहुत ज्यादा जो प्रीशियस मेटल्स थे उनके बन रहे थे। मॉडर्न पीरियड आया तो आज हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पेपर करेंसी यूज करते हैं। तो तीन हमने क्लासिफिकेशन देख लिए। एक बहुत ही पुराना टाइम था जब एंशिएंट पीरियड था, तो उसमें तो है कैटल्स और ग्रेन्स, जिनके पास में बहुत है वो वाले लोग बहुत पैसे वाले होते थे। मिडिवल पीरियड की हम लोग बात करते हैं तो प्रीशियस मेटल थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी उस टाइम। अब हम लोग जो हमारा मॉडर्न फेज देखते हैं, जो मॉडर्न पीरियड की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास में अलग अलग फॉर्म्स में पैसा है। किस किस में है, नोट्स के फॉर्म में है, कॉइन्स है, ठीक है, इनके रूप में हम लोग आज हमारी मनी को देखते हैं। तो समय के साथ में बदलाव आया है। पहले के लोग उनके पास में जब मनी पे सबसे स्टार्टिंग वाला फेस है जब पार्टर सिस्टम हो रहा था, एंशिएंट टाइम में ग्रेन्स और कैटल्स के रूप में वेल्थ को एक्यूमुलेट किया जा रहा था। मिडिवल फेज आते थे, प्रीशियस करेंसी चलने लगी, और अब हम लोग मॉडर्न फेज में हम बात करते हैं तो हमारे पास में है मॉडर्न करेंसी। आगे हम देखते हैं ये सारी चीजें, ये पूरा हमने देख लिया इसमें। अब हमने क्या कहा है, अब डिपॉजिट्स विद दी बैंक अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी जो हमने बात करी, करेंसी है, नोट्स के रूप में है, कॉइन्स के रूप में, और दूसरा है हमारा काफी सारे पैसे बैंक के अंदर भी तो रखा हुआ है। बैंक के साथ में भी तो हमारे पैसा हम लोग डिपॉजिट कराते हैं। हम आजकल तो सैलरी भी डायरेक्टली अकाउंट में आती है। तो हमने क्या कहा, ये पैसा जो हमारा बैंक के साथ में जमा होता है उसके साथ में क्या होता है, बैंक को क्या प्रॉफिट है कि वो हमारे पैसे को इतना संभाल के रखती है, और साथ ही साथ में जब हम पैसा लेने जाते हैं उसके बदले में हमें इंटरेस्ट और पे करती है। तो क्या प्रोसेस रहता है बैंक का, तो डिपॉजिट विद बैंक में हम लोग ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। आप लोगों ने ये सुना होगा कि मैं पेमेंट जो चेक से करूंगा, कई बार आपने वर्ड सुना होगा ना कि चेक्स के थ्रू मैं पेमेंट करूंगा, तो ये चीजें है। तो चेक आखिर में क्या है, चेक क्या होता है, एक पेपर होता है, ठीक है। चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, ठीक है। मान लो कि मैं हूं, तो मेरा बैंक में अकाउंट है, ठीक है, मेरा बैंक अकाउंट है, तो मैंने क्या किया, एक चेक बनाया, और उसमें मुझे एक आदमी है बी, उसको पैसा देना है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे जो बैंक है, बैंक को मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई ये मेरा पैसा है, इसमें मान लो 50,000 रुपए इस आदमी को देने हैं, ठीक है, 50,000 रुपीज को पैसे देने हैं। अब ये क्या करेगी बैंक, ये जो बी है ना उसके अकाउंट में डायरेक्टली जो है ये 50,000 रुपीज ट्रांसफर कर देगी। एक चेक एक होता है, उसके ऊपर नेम लिखा होता है जिसको आपको पे करना है, कितना पे करना है वो लिखना होता है, वर्ड्स में लिखा हुआ होता है, और उसके अंदर नंबर्स में लिखा हुआ होता है। आप उसके अंदर फिल कर दोगे, फिर डायरेक्टली इसमें आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, डायरेक्टली ही उस आदमी के हाथ में, जो बैंक में दूसरे को पेमेंट कर दिया है, तो थ्रू होता है, बैंक्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये चेक क्या होता है, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द पेपर। अब ये जो चेक है एक पेपर है जो किसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। किस बारे में कर रहा है, ना अमाउंट जो है तुम इस आदमी के बैंक में ट्रांसफर कर दो। तो ये जिस आदमी का नाम मैंने पेयर पेई के ऊपर लिखा है ना, उस आदमी के अकाउंट में तुम डायरेक्टली पैसा डाल दो। तो अब क्या है, चेक की डेफिनेशन देख लो, अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। पे अ स्पेसिफिक अमाउंट मैंने फिल किया वहां पे 50,000 रुपीज। पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट, फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन। अब इसमें मैंने हाथ में पैसा नहीं लिया, उस आदमी को हाथ में मैंने पैसा नहीं दिया, फिर भी मैंने पेमेंट कर दिया। कैसे, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर हो गया है किसके, उस जिस आदमी को मुझे पे करना था। ए के बैंक से अकाउंट से ट्रांसफर हो चुका है पैसा बी के अकाउंट में, ठीक है। तो बिना पैसे हाथ में आए भी हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके नाम से चेक इशू हुआ है ना उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा चला गया। तो चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू फ्रॉम द पर्सन अकाउंट, मतलब फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू
द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, जिसके नाम से चेक इशू हुआ। क्लियर है, बिना पैसों के लेन देन के भी पेमेंट हो जाता है, तो चेक एक ऐसा इंस्ट्रक्टिंग पेपर है। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। वरना मैं एक तरीका क्या होती, मान लो मुझे बी को पेमेंट करना है, तो मैं क्या करते हैं, पहले मैं क्या करती, बैंक के पास जाती, वहां से क्या करती, विड्रॉ करती पैसा, कितना 50,000, ठीक है, ये 50,000 मेरे हाथ में आते, फिर मैं जाती बी के अकाउंट बैंक में, और फिर मैं क्या करती, उसके बैंक में उसके अकाउंट में एक फॉर्म भरती, और फिर ये 50,000 में डिपॉजिट कराती। कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है। डायरेक्टली हमने चेक फिल किया और ऑटोमेटिक पैसा सेटल हो गया। तो ये चीजें यहाँ पे होती है। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. हमने क्या कहा, डिमांड डिपॉजिट्स भी होते हैं। मैंने बैंक में पैसा जमा करा दिया, जब मुझे पैसा निकालना होता है एक डिमांड वो भरती हूँ स्लिप और पैसा निकाल के अपने पास लेके आ जाती हूँ, ठीक है। बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड्स एंड नो पेमेंट्स बाय चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, जो हमने मनी है उसमें करेंसी है, डिपॉजिट्स है, ये दोनों चीजें। करेंसी तो क्या है, हमारे पास में जो कैश अपने पास में रखा हुआ है, और दूसरा फॉर्म ऑफ क्या है हमारे पास में मनी, एक है डिपॉजिट, जो पैसा हमारा बैंकों में जमा है। तो ये दो फॉर्म हमारे पास में हो जाते हैं। अब मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम क्या कहता है, ठीक है, बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लैंड मनी। अब देखो क्या है, एक आदमी है, जैसे एक राम नाम का आदमी है, ठीक है, राम आदमी गया कहां पे, बैंक में, ठीक है, उसने कहा कि भैया मेरे जो है 5 लाख रुपए तुम जमा कर लो, ठीक है, 5 लाख रुपए तुम मेरे जमा कर दो बैंक में जमा करा दिए। बैंक वाले ने कहा कि ठीक है भैया, हम तुम्हें क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है तुम्हें वो दे देंगे हम लोग, मतलब 8% का हम इंटरेस्ट तुम्हें दे देंगे, ठीक है, ये चीज हो गई। अब बैंक ने पैसा रखा, अब जब भी राम पैसा निकालने के लिए आएगा ना, तो 5 लाख रुपए तो बैंक उसको उसका देगा ही, साथ साथ में उसका 8% भी उसको इसमें ऐड करके देगा, ठीक है। तो ये चीजें, या चलो इजीली हम समझने के लिए इसको 1 लाख रुपए कर लो, ठीक है। तो 1 लाख रुपए जो है जमा कराए, इसके फिर 8% उसको ब्याज दिया जाएगा, ठीक है, बात हो गई खत्म। तो ये जो हुआ ना, ये तो कौन हो गया, ये हो गया डिपॉजिटर। डिपॉजिटर है जिसने बैंक में पैसा जमा कराया। अब एक आदमी आया, बोरोवर, जिसको पैसे की जरूरत थी, इसका नाम है श्याम। श्याम, ठीक है, श्याम आया बैंक के पास में, उसने बोला मुझे पैसों की जरूरत है। बोले कितने पैसों की जरूरत है, भाई मुझे 1 लाख रुपए की मुझे भी जरूरत है। ये बात हो गई, 1 लाख रुपए तुम्हें दूंगे। बोले ठीक है भाई ले लूंगा, बट बोले तुम्हें उसके बदले जो है 15% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इंटरेस्ट देगा 8%, लेकिन बोरोवर जो है, जो उससे पैसा उधार लेने आया बैंक से, उससे 15% जो है वो इंटरेस्ट रेट ले रहा है। तो यानी फायदा हो गया ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, जो है 7% जो है प्रॉफिट हो जाता है किसको, बैंक को। तो अब एक चीज समझना कि ये चीज जो होती है इसके अंदर, कि राम जितने भी पैसे यहाँ पे जमा कराने के लिए आएगा, कहाँ पे, इसके बैंक के अंदर, उतना उसको एक जितने भी मतलब है इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। अब क्या करती है बैंक, उसमें से जो मतलब जितना भी पैसा बैंक के पास है ना, उसमें से क्या करती है, 15% तो बैंक अपने पास रखती है, और 85% जो होता है ना, वो क्या करती है, वो उसको पैसे को दे देती है बोरोवर्स को, ठीक है। वो ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं कि वो किसी को पेमेंट की जरूरत है। ये 15% क्यों रखा, मान लो कोई रात को ही कोई आदमी, मतलब किसी दिन भी आके आदमी बोलते मुझे पैसों की जरूरत है, तो 15% से आप उसका पैसा दे सकते हो। लेकिन क्योंकि तो सब एक साथ तो उठ के नहीं आ सकते कि आज हमें हमारा पैसा निकालना है, जिस आदमी को जरूरत होगी उसमें हाथों हाथ डिपॉजिटर्स को दे दी जाती है, और जो बाकी बचा हुआ होता है वो बैंक का हमें मतलब प्रॉफिट होता है, जिससे बैंक की इनकम होती है। तो ये एक चीज होती है। अब आगे की तरफ आप देखोगे, एक होता है क्रेडिट।
अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। जो मैंने अभी एक टॉपिक समझाया ना, कौन सा, बोरोवर वाला, कि किस तरीके से लोन देती है, वो चीज हम देखते हैं। तो क्रेडिट होता क्या है? क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट और गुड्स टू ए बोरोवर हु प्रोमिसेस टू रीपे लेटर। अब क्रेडिट का मतलब होता है कि एक जो लेंडर है एक बोरोवर को पैसा देता है, किस बदले, कि भैया एक टाइम होने और उसके साथ में तुम्हें कोई इंटरेस्ट होता है, जहां पर एक लेंडर प्रोवाइड्स मनी, एक बोरोवर को पैसा प्रोवाइड कराता है लेंडर। लेंडर मतलब जो पैसा देता है, बोरोवर मतलब जो पैसा, तो गुड्स और बोरोवर हु प्रोमिसेस टू रीपे लेटर। साल बाद में, 1.5 साल बाद में, 2 साल बाद में तुम्हें पैसा मैं पेमेंट कर लूं। कोई तो बोलता है एनुअल इंटरेस्ट रेट देना, कोई यहाँ पे होती है। तो ये क्रेडिट जो है हर आदमी को जरूरत पड़ती है। होता है किसी को पढ़ाई के लिए लोन लेना, तो किसी को एग्रीकल्चर के लिए पैसा लेना था, किसी को किसी शादी के लिए लोन लेना था, मतलब पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। बट आपने पैसा कहां से उधार लिया है ये डिपेंड करता है कि आप, तो अब आगे के उसमें हम यही देखेंगे कि आदमी जब कहीं सकती है, वो हम देखेंगे कि कई जगह जो है क्रेडिट जो है पॉजिटिव रोल प्ले करता है और कहीं पे वो क्रेडिट जो है नेगेटिव रूप में हमारे सामने आता है। तो इसी चीज की एक मतलब वो है, फार्मर है, उसकी स्टोरी हम समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम और कहां पे हमें फायदा होता है। किस तरह से लोन एक्टिविटीज वगैरह होती है वो हमने सारी चीजें देखी है। यहाँ पे हमने कहा कि अभी 15% अपने पास रख लेती है, 85% को वो बोरोवर्स को दे देती है। फिर उसके बाद में अगर मान लो कोई लेने के लिए भी आ गया अपना पैसा, वो पैसा दे दिया जाता है। तो ये पूरी पूरी चीजें जो मैंने आपको भी समझाई है वो अपने यहाँ पे गिवन है। अब हमने कहा दो डिफरेंट, हमने कहा ये देखो ये सिस्टम है, बीच में बैंक वापस उनको मिलेगा ना, उसमें उनको मतलब इंटरेस्ट भी मिलेगा। यहाँ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो ही जो है इनकम सोर्स है किसका? बैंक का। मैंने बताया ना, जैसे मान लो यहाँ से 50% ये पे 8% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो यानी कि जो प्रॉफिट हुआ वो 7%। इसके सिचुएशंस देखने वाले हैं। पहली चीज है पॉजिटिव रोल के अंदर जो के साथ में, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब है फेस्टिव सीजन वाला टाइम है, एक सलीम शू मेकर है, शू मेकर है और उसको क्या होता है, फेस्टिव सीजन है और उसको 3000 जोड़ी जूते बनाने का जो है ऑर्डर मिल जाता है। पैसा हो तो वो क्या करता है, यहाँ पे दो लग जगह से लोन लेता है। एक तो वो क्या करता है, जो लेदर जो सप्लायर होता है ना उसके पास जाता है, लेदर सप्लायर के पास आके बोलता है कि तुम मुझे लेदर दे दो और मैं तुम्हें क्या करूँ, पेमेंट लेटर, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगा। तो इस चक्कर में वो वहां से पैसा ले लेता है। दूसरा वो क्या करता है, जो फैक्ट्री उसको जो कंपनी उसको ये ऑर्डर देती है 3000 शो का, उसका एडवांस ले लेता है। एडवांस ले लिया उसने, तो अब उसने क्या करा, जब टाइमली उसने पूरा कंप्लीट कर दिया, 3000 शूज बना दिए, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया उसका, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो उसने लेदर वाले था उसको उसने से क्या हुआ, ये इसके लिए पॉजिटिव हुआ लोन लेना। फिर उसके बाद में हम देखें, अब इसकी क्योंकि इसने अच्छा टाइमली पूरा किया, पैसा भी खूब, ठीक है। अब दूसरा हम लोग, उसके पास 3 एकड़ की जमीन है उसकी, उसमें मूंगफली बोती है, और मूंगफली बोती है तो अब ऑब्वियस है ना, जब भी एग्रीकल्चर करना होता है तो कितनी सारी चीजें होती है, सीड्स भी लाने, सब चीजों के लिए आपको पैसा चाहिए होता है ना।
गरीब है, रूरल एरिया से बिलोंग करती है, तो वो बैंक बैंक इतना जानती नहीं है, वो क्या करती है वहीं पे एक मली उधार लेके आ गई, उसने सोचा मेरी जब फसल हो जाएगी मैं दे दूंगी, फेलियर हो जाता है, इतनी अच्छी क्रॉप नहीं हो पाती है, फिर मतलब पे नहीं कर पाती। फिर नेक्स्ट ईयर है, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से वो पैसा उधार लेती है, बोले अब की बार मैं चुका दूंगी, बट फिर भी उतना अच्छा नहीं हो पाता कि वो 2 सालों का जो भी इसका उधार है उसको चुका पाए। फिर उस केस में क्या है, वो धीरे धीरे डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है, कर्जे के जाती है, और फाइनली उसको उस जाल में से निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी जो उसके पास 3 एकड़ जमीन थी उसमें से कुछ पार्ट उसको बेचना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमें क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे क्रेडिट का नेगेटिव है। तो अब सलीम का केस अच्छा था क्योंकि उसमें उसको फायदा हुआ, यहाँ स्वप्ना वाले केस में वो पेनफुल रहा, उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ी, तो ये नेगेटिव हुआ। तो ये चीज हमारे है लिया पैसा उधार दोनों ने लिया, बट कहां से लिया ये अलग अलग चीजें हो गई यहाँ पे। अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा कि फार्मर्स डेब्ट ट्रैप में आखिर फंस कैसे जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं बेचारे, उनकी क्रॉप फेलियर हो गई है, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से उधार लेंगे, तो इसलिए उसमें फंसते जाते हैं। ठीक है, रीपेमेंट इम्पॉसिबल, डाउनफॉल ऑफ क्रॉप प्रोसेस, रीपेमेंट इम्पॉसिबल, हायर इंटरेस्ट रेट जो होती है उससे भी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। अब ये जो सारी सारी चीजें हैं कि क्रॉप चीजें यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे मतलब बहुत रिकवरी जो होती है वो बहुत पेनफुल होती है। तो ये सारी की सारी इसमें चीज है, तो इसमें फार्मर इस तरीके से डेब्ट ट्रैप। आप जब भी बात करते हो, जब आप लोन लेने जाते हो तो वहां पे कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। जब आप बैंक से लोन लोगे ना तो वहां पे कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। कैसे कि एक तो उसमें आपसे बोलेंगे भाई इतनी इंटरेस्ट रेट आपको, भाई इतना अगर आपने एक पेमेंट करने जाओ तो 1,08,000 रुपए आपको उसको पेमेंट करने पड़ेंगे। दूसरा बोला कोलेटरल क्या है भैया आपके पास, कोलेटरल का मतलब होता है, कोलेटरल का मतलब होता है कि भाई कोई चीज गिरवी रखने के लिए आप रखने की चीजें होती है ना, मकान हो, जमीन हो, पैसे ले लो, बाई चांस आपने पैसे नहीं दिए, अलग अलग चीजें यहाँ पे रखते हैं, ये चीजें हो जाती है। इंटरेस्ट रेट हो गया, फिर मोड ऑफ रीपेमेंट कि किस तरीके से आप पेमेंट करोगे, भाई मंथली पेमेंट करने वाले हो, इंस्टॉलमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है बैंक वगैरह में जब आप करते हो ना, ये सारी चीजें आपको देख है, मोड ऑफ रीपेमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीजें टर्म है कि जब आप लोन लेने जाते हो तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो एवरी लोन एग्रीमेंट बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर, जब आप उसको हमने क्या कहा है, along with the repayment of the principal, 8,000 रुपए आपको एड करके और देने पड़े। एडिशन लेंडर्स ऑल्सो डिमांड कोलेटरल सिक्योरिटी, जो है कि भाई अगर मेरे को बेचना पड़ा तो तुमने पेमेंट नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटी रहेगी मेरे लिए। तो जो है कोलेटरल की डेफिनेशन पूछा है, इज एन एसेट दैट deposits with bank and uses this as guarantee to a lender until the loan is repaid। वो उस पर कहता है कि भैया मेरी ये चीज गिरवी रख लो, इसके बदले मुझे पैसा दे दो, जैसे गोल्ड की चीज है उसके बदले ये रख लो, इसके बदले मुझे पैसा दे दो, तो ये चीजें की जाती है। तो इसको कोलेटरल कहा जाता है, जिसके बदले, जिस सिक्योरिटी के बदले, जिस गारंटी के बदले आपको पेमेंट किया जाता है वो कोलेटरल कहलाता है। ठीक है, if the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset and collateral to obtain repayment। और अगर मान लो वो पैसा नहीं चुका पाता तो उस केस में क्या कर सकता है, वो उस चीज को बेच दो और पैसा कर लो, तो मतलब आपका पैसा डूबेगा नहीं, मतलब सिक्योरिटी का मतलब ये हो जाता है। तो यानी कि इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर आर कॉल्ड दी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब हमने क्या कहा है कि अगर हम लोग से पूछा जाए टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इंटरेस्ट रेट लिखोगे, मोड ऑफ रीपेमेंट लिखोगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट लिखोगे, कोलेटरल लिखोगे, ये सबको मिला के हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये सब अलग अलग है, जितना मतलब अलग अलग एरियाज में अलग अलग वो मतलब कोलेटरल भी अलग होता है,
सब चीजें आपको बोली जाती है कि जितना आप पेमेंट चाहते हो ना, जैसे मान लो आपने कोई चीज रखी गिरवी, सिक्योरिटी कोलेटरल में रखा, तो उससे कम पेमेंट आपको दिया जाता है, कभी भी उससे ज्यादा पेमेंट नहीं दिया जाता, ताकि वैल्यू उसके बराबर आ जाए। अब हमने कहा जब हम सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं, हम लोन कौन कौन से तरीके से लिए जा सकते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर जो है बैंक्स के थ्रू, कॉपरेटिव्स के थ्रू जो लोन लिया जाता है उसको हम फॉर्मल सेक्टर्स कहते हैं। इनफॉर्मल जो है आप अपने पड़ोसियों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, मनी लेंडर से, इनसे जो लोन लेते हैं उसको इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, ये सारी सारी चीजें हैं। अब हमने कहा फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो इसको हमें अच्छे से याद कर लेना है। हमने क्या कहा, फॉर्मल सोर्सेज वो होते हैं जिनके ऊपर आरबीआई यानी कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है प्रॉपर तरीके से ध्यान रखती है, फंक्शनिंग पे ध्यान रखती है कि भाई आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट तो नहीं ले रहे हो, कम इंटरेस्ट रेट तो नहीं ले रहे हो, तो ये सारी सारी चीजें होंगी इसमें। यहाँ पे लेकिन इनफॉर्मल में इस तरह की कोई चीजें नहीं होती, उस पर कोई भी गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है वो कोई भी इसमें नहीं लेती है। इसमें मतलब किसी भी तरह का जो है ऊपर सुपरवाइजेशन नहीं होता है, जो उसने पैसा दिया उसने पैसे ले लिया और बात खत्म हो जाती है। फॉर्मल सोर्सेज में क्या होता है, ये लोअर रेट्स देते हैं इंटरेस्ट की और ये हायर रेट्स है, क्योंकि ये फॉर्मल सेक्टर है, बैंक्स कॉपरेटिव्स वगैरह करते हैं, तो इसमें आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बट वो मनी लेंडर दे रहा है तो अपनी मर्जी से 15, 20, 25 कितना भी आपसे इंटरेस्ट रेट ले सकता है। अब इसमें हमने क्या कहा, इसका जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। जो बैंक्स वगैरह लोन आपको प्रोवाइड कराती है उसका मकसद होता है सोशल वेलफेयर, कि लोग जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, उसके लिए पैसा उनको मिल जाए इजीली कम इंटरेस्ट रेट पे। बट वहां पे जो होता है, जो भी पैसा देने वाला होता है उसका मकसद ये होता है पैसा कमाना, तो वो क्या करता है, मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं वो बिजनेस की तरह है कि पैसा दिया उसके बदले इंटरेस्ट आया तो वो उनकी इनकम का सोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे वेलफेयर है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग है। अब हमने क्या कहा है, ये जो लोन्स दिए जाते हैं बैंक्स और कॉपरेटिव्स देते हैं, यहाँ पे ये जो है ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह, ये मनी लेंडर्स वगैरह ये लोग देते हैं। तो ये सारे के सारे जो है फर्क हमें समझ में आ गए। ये मतलब गवर्नमेंट जो है सुपरवाइज होती है, वो गवर्नमेंट सुपरवाइज नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारी सारी चीजें हो जाती है। अब हमने क्या कहा, यहाँ पे देखो हायर मतलब हमें लोअर रेट्स है, आपको सोशल वेलफेयर का काम है, फिर भी ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा क्यों लेते हैं, क्या ऐसी मजबूरी है? इसका मतलब ये है क्योंकि जो बैंक्स वगैरह है, कि लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, रूरल एरियाज वाले, वो लोग क्या करते हैं बेचारे, ये सोचते हैं कि बैंक में हमारे पास ना तो कोलेटरल है ना हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग कैसे बैंक से लोन लेंगे। तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं, डेट ट्रैप में फंसने के लिए मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, वो उनको हाथों हाथ पैसा दे देते हैं। बहुत ईजी होता है ना, आज आपको पैसा चाहिए आज ही मिल जाता है, बट बैंक्स वगैरह के थ्रू एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो उससे बहुत डिले हो जाता है। तो ये लोगों को क्या होता है, हाथों हाथ पैसा चाहिए होता है, तो मनी लेंडर्स के पास जाते हैं और हाई इंटरेस्ट रेट पे भी ये पैसा ले लेते हैं। वहां यहाँ पे कोलेटरल की नीड होती है, बट वहां कोई कोलेटरल की नीड नहीं होती, कई जगह वो बिना कोलेटरल के ही पैसा उनको दे देते हैं विश्वास के ऊपर ही। ये सारी सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो अब हमने क्या कहा, द फॉर्मल सेक्टर मीट्स ओनली हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल एरिया, क्योंकि लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही ना, बैंक अवेलेबल ही नहीं जगह जगह जहां से वो पैसे ले सके, तो उस एक में उनको क्या जरूरतें पड़ती है, तो मनी लेंडर से लेते हैं और फिर डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं और अपने एसेट्स को खो देते हैं। The remaining credit needs are met from informal sources. It is important that the formal credit is distributed more equally to that the poor can benefit from cheaper loans. अब हमने कहा बैंक्स को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ना, ये रूरल एरियाज में भी आप सेटअप करो, ताकि जो गरीब लोग है ना उनको भी आप लोन्स अच्छे से प्रोवाइड कर सको। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ये जरूरी है कि बैंक्स और कॉपरेटिव्स जो है ज्यादा से ज्यादा डेवलप होने चाहिए। वहां पे ज्यादा से ज्यादा बैंक्स होंगे, कॉपरेटिव्स वगैरह होंगे, तो लोग आराम से वहां से ले सकेंगे लोन वगैरह, उनको मनी लेंडर्स की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। तो अगर वहां पे इतने बैंक्स वगैरह होंगे तो उनकी डिपेंडेंसी जीरो हो जाएगी ना इनफॉर्मल सेक्टर्स पे, वो उधर की तरफ जाएंगे नहीं। अब हमने क्या कहा, अगर हम चाहते हैं कि फॉर्मल जो सेक्टर्स है वो एक्सपेंड करें, उसके अंदर हम कह रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी तरफ से ज्यादा लोन ले, फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा ले, इनफॉर्मल की तरफ नहीं जाए, तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, रूरल एरिया से भी कनेक्ट होना पड़ेगा, लोगों को इजीली इन चीजों को समझाना पड़ेगा कि आपको फॉर्मल सेक्टर से लेना चाहिए लोन वगैरह। ये सारी व्यवस्थाएं जो है गवर्नमेंट को करनी चाहिए ताकि लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ना जाए। अब आरबीआई का क्या रोल है हमारे फॉर्मल सेक्टर में, मैंने कहा ना आरबीआई सुपरवाइज करती है फॉर्मल सेक्टर को। तो क्या क्या है इसमें कि जो है इंश्योर्स लोन्स आर अवेलेबल टू स्मॉल बिजनेसमैन एंड फार्मर्स, नॉट जस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज। अब यहाँ पे क्या है, जो ये इंश्योर करे आरबीआई, क्या इंश्योर करे कि छोटे मोटे जितने बिजनेसमैन है, छोटे मोटे जितने फार्मर्स है, उन सबको भी क्या है यहाँ पे लोन्स मिलने चाहिए। यानी अब बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को, बिजनेसमैन को जो है आप लोन्स दे रहे हो, आपको छोटे मोटे रूरल एरिया के लोगों को भी लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए।
बैंक्स को क्या करना चाहिए, जो आरबीआई जो भी है ना उनकी लैंडिंग जो प्रैक्टिसेस है, लोन देने का जो प्रोसेस है, वो सारी की सारी चीजें जो है किसको रिपोर्ट करती है, वो आरबीआई को रिपोर्ट करती है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ये इंश्योर करना चाहता है कि छोटे मोटे बिजनेसमैन को, सब लोगों को लोन मिले। साथ ही साथ में वो जितनी भी लैंडिंग प्रैक्टिसेस जो बैंक्स वगैरह करती है ना, उन पर पूरा का पूरा सुपरवाइज कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी करेंसी को छापती है ना, इसी के पास में ये कि और कोई जो हमारे इंडियन लॉज के अलावा कोई भी दूसरा आदमी हमारी करेंसी को नहीं प्रिंट कर सकता है, केवल आरबीआई जो है वो ही प्रिंट कर सकती है। अब आता है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं। ये जो क्या करते हैं, अगर ये 15 से 20 लोग आपस में मिल जाते हैं और क्या करते हैं, छोटे मोटे पैसा अपना इकट्ठा करते हैं, थोड़ा बहुत लोन इकट्ठा करते हैं। फिर जैसे मतलब यहाँ पे 15-20 लोग हैं, उनमें से किसी को जरूरत पड़ गई, मान लो उनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए पैसा जरूरत पड़ा, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप में से पैसा उनको दे देते हैं। फिर अगर मान लो कि अच्छी तरह से ये चल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, और अगर मतलब उन्होंने इस तरीके से मतलब रेगुलर उनकी सेविंग्स हो रही है, रेगुलर सारी चीजें हो रही है, तो उस केस में बैंक्स क्या करना स्टार्ट कर देता है, इनको इनकॉर्पोरेट, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मतलब इसमें क्या देखो वुमेन्स वगैरह है, आपस में ही वो कोई काम वाम करती है, वो खुद की क्या करती है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकते हैं। फार्मर्स है, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन सकता है, जो कोई वीवर्स वगैरह है उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन सकते हैं। इस तरीके से इनमें क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं, वहीं पे पैसा इकट्ठा किया उनको ही लोन देना, तो उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा प्रोवाइड किया जा सकता है। डिसीजंस जो है कि भाई मान लो एक से ज्यादा लोग हैं, उन सबको भी लोन चाहिए, तो उस केस में जो एंड डिसीजन जो होगा ना, इनके ग्रुप मेंबर्स ही लेते हैं, कोई दूसरा तीसरा आदमी नहीं लेगा, ये खुद ही क्या करते हैं, आपस में डिसाइड कर लेते हैं, हाँ भी इस आदमी को ज्यादा नीड है, इसको हमें पैसा देना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। इसमें किसी भी तरह के कोलैटरल की जरूरत नहीं होती है, केवल विश्वास के ऊपर ही क्या करते हैं, वो लोग उनको लोन्स प्रोवाइड करा देते हैं। अब इससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कोलैटरल नहीं चाहिए, ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता, तो उससे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी क्या है होता है, कोई छोटा मोटा अपना काम शुरू करना चाह रहा है, कोई मतलब हम लोग खुद का बिजनेस सेटल करना चाह रहा है, स्मॉल बिजनेस सेटअप करना चाहता है, उसको थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत होती है, तो उस केस में क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उनके हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, कोई कोलैटरल नहीं चाहिए, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, विश्वास पे सारी चीजें चल रही है, तो ये एक बहुत अच्छा एक वो रूप रहता है जिससे लोग आराम से जो है क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो है हमने क्या कहा, इट्स बेसिक आइडिया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पुअर थ्रू ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू स्मॉल हेल्प ग्रुप्स। यहाँ पे हमने क्या कहा कि अमीर जो है, जो रिच है, उनके लिए तो आपने वैसे ही जो है फॉर्मल सेक्टर इजीली हो पा रहा है, बट जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो लोग तो फॉर्मल सेक्टर में नहीं जा सकते। तो ये ऐसे चीज जो होते हैं, ये इनके लिए बहुत अच्छे हेल्पफुल रहते हैं। यहाँ पे इनको इजीली लोन मिल जाता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हो जाते हैं, छोटे मोटे बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ये लोग, क्या करते हैं, ये रूरल जो पुअर होते हैं, गांव के जो पुअर लोग होते हैं, जैसे वुमेन वगैरह होती है, वो छोटे मोटे अपने 5-10 लेडीज इकट्ठी हुई, उन्होंने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिए, पैसा थोड़ी बहुत सेविंग करना स्टार्ट करे, जब जरूरत होती है पैसा उधार लिया, वापस जमा करा दिया, इंटरेस्ट रेट जो थोड़ी बहुत होती है वो पे कर दी। ठीक है, यहाँ पे जो पैसा होता है उन मेंबर्स का ही होता है, जो वहां पे लोग हैं ना, उन्हीं लोगों की सेविंग होती है। यहाँ पे बिना कोलेटरल के पैसा दिया जाता है, टाइमली लोन्स प्रोवाइड कर दी जाती है, बहुत बहुत मिनिमल इंटरेस्ट रेट के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आप जब बैठोगे, क्योंकि आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप जब मीटिंग्स वगैरह लेते हो, जहाँ पे आप जब सेविंग, तो वहाँ पे उन लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है कि कैसे हम जो है सोशल वेलफेयर के बारे में डिस्कशन करें, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या हेल्थ फैसिलिटीज हम कैसे कर सकते हैं, इन चीजों पे भी वहाँ पे डिस्कशन होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं, तो वो है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश में इस तरह के ग्रामीण बैंक को स्टार्ट किया गया था। इसका जो हमने कहा, इसको स्टार्ट करने वाले थे मोहम्मद यूनिस। ठीक है, फाउंडर कौन है इसके, मोहम्मद यूनिस। उन्होंने क्या है, छोटे मोटे तरीके से इसको स्टार्ट किया था कि लोगों को, वहां के लोगों को, जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, उनको इजीली क्या है, लोन्स मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने रीजनेबल रेट्स में उनको लोन्स प्रोवाइड करने के लिए क्या किया, उन्होंने ये ग्रामीण बैंक स्टार्ट किए।
उसके अंदर जो है अभी तक उसमें 9 मिलियन मेंबर्स उसमें जुड़ चुके हैं जिन्होंने अपना पैसा जमा कराया है। इसमें क्या होता है, इनका खुद का ही पैसा जमा होता है और इन्हीं लोगों को इजीली लोन्स मिल जाते हैं जिससे वो छोटे मोटे जो है बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। उनके इस स्टेप के लिए, मोहम्मद यूनिस के इस स्टेप के लिए उनको 2006 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। जो नोबेल प्राइज फॉर पीस है वो भी इनको मिल चुका है। तो आई होप आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो गया। छोटा सा चैप्टर था, कोई ज्यादा नहीं है। इसके अंदर आपको जो है फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर अच्छी तरीके से सारी की सारी चीजें कर लेनी है। ये हमारा चैप्टर था पूरा पूरा मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर हमारा मनी के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। पहले जब हमने कहा कि अर्ली एजेस थी उसमें क्या होता था, कैसे लोग जो है करते थे, जो भी एक्सचेंज होता था तो उसके लिए हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा। बार्टर सिस्टम में हमने कहा इसकी एक लिमिटेशन है, क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। चैप्टर रिकॉल कर रहे हैं हम एक बार, इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कि भाई दोनों लोगों को जरूरत होगी तो भी वो चीज ले सकते हैं। फिर हमने क्या कहा, फिर एंशियंट टाइम आया। एंशियंट टाइम में मैंने कहा कैटल और ग्रेन्स होती थी, कैटल्स के और ग्रेन्स के बदले लोग चीजों को एक दूसरे को देते थे। फिर उसके बाद में हमने कहा मिडिवल एज आया। मिडिवल के अंदर क्या होने लगा कि प्रीशियस मेटल्स के कॉइन्स आए। सच एज सिल्वर, गोल्ड एंड ऑल। अभी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी हमारी कैसी है, मॉडर्न फॉर्म में क्या है, हम कॉइन्स भी है हमारे पास में, हमने कहा हमारे पास में नोट्स भी हैं, हमने क्या कहा हमारे कार्ड्स के रूप में भी है, और हमने तीसरी चीज और हमने क्या कहा डिपॉजिट्स विथ बैंक्स भी है। हमारा पैसा वहां पे पड़ा ना, ठीक है। अब ये हमारा मनी वाला हो गया था। अब हमने कहा बैंक्स के थ्रू हम लोग लोन्स भी ले सकते हैं, तो वो वाला सिस्टम हमारा हुआ था कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट होता है मनी वाला कि किस तरह से एक्सचेंज हमने माना है इसको। ये सारी लोन्स वाले सिस्टम में हम लोग जब गए तो हमने पढ़ा कि डिपॉजिट्स विथ, इसमें हमने क्या करा, बैंक, एक आदमी गया बैंक में पैसा जमा कराया और उसके बदले इंटरेस्ट रेट उसको मिलेगी, और एक दूसरा आदमी आया बोरोवर के रूप में, उसने बैंक से पैसा उधार लिया और उस बैंक को उसने इंटरेस्ट रेट दिया। लेंडर को जो पैसा हमने इंटरेस्ट रेट पे दिया है और बोरोवर से जो पैसा हमने इंटरेस्ट रेट के रूप में लिया है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही बैंक की इनकम है, ठीक है। ये हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने चेक के बारे में पढ़ा कि चेक क्या है। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, फिर हमने पढ़ी है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं ना। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बाद में हमने पढ़ा है दो केसेस पढ़े थे हमने, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसका रोल पढ़ा हमने। सपना और सलीम का केस पढ़ा था ना, सलीम एंड सपना। फिर उसके बाद में हमने जो है फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़े सेक्टर्स और इनफॉर्मल सेक्टर। फिर उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ गए। फिर हमने क्या पढ़े थे, SHGS जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो पढ़े हमने। फिर लास्ट में हमने पढ़ा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद यूनिस 2006 में उनको मिला नोबेल पुरस्कार, किसके लिए, पीस के लिए, ठीक है। ग्रामीण बैंक उन्होंने करा। आज तक 9 मिलियन जो है उसके मेंबर्स है। तो ये पूरा चैप्टर हम अभी कर चुके हैं वन शॉट के अंदर कंप्लीट। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी चीज ऐसी होगी जो आपको नहीं समझ में आई होगी। बार्टर सिस्टम आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर उसके बाद में हम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक है वो हम समझेंगे। चेक की डेफिनेशन पढ़ के जाना आप। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है, सारी सारी कोलेटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट है, इंटरेस्ट रेट है और डॉक्यूमेंटेशन है, सारी सारी में। फिर हमने कहा फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर को आप डिफरेंशिएट करके जाना। SHGS के वर्क क्या होते हैं वो आपको देखना है। ग्रामीण बैंक में से कोई भी MCQ वगैरह बन सकता है। तो यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया है। कोई भी मतलब
इन चीजों को जब हम वन शॉट हमने पढ़ा है तो आपको लगा कि इतनी जल्दी चैप्टर खत्म हो गया, बट हमने सारी चीजों को वापस से रिकॉल किया है बहुत जल्दी वाले फॉर्म में, ताकि जो चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं ना वो एक बार हमारे दिमाग के सामने से पूरी अच्छी तरह से गुजर जाए। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपके मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।